की स्टडी में तुंगनाथ धाम को लेकर चौंकाने वाली एक बात सामने आई। ये बताया जा रहा है कि तुंगनाथ मंदिर में मूर्तियों और छोटे स्ट्रक्चर में 10 डिग्री तक का झुकाव आया और यही वजह है कि तुंगनाथ मंदिर को बचाने के लिए एएसआई ने अब राज्य सरकार को सुझाव दिए। तुंगनाथ मंदिर, जो भगवान शंकर का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर को लेकर देश भर के करोड़ों अनुयायियों के मन में अलग ही आस्था है। खबर है कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ 6 से 10 डिग्री तक झुक गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक स्टडी में ये बात सामने आई है, जिसके बारे में राज्य सरकार को भी बताया जा चुका है। तुंगनाथ मंदिर को बचाने के लिए एएसआई ने राज्य सरकार को सुझाव दिया है, जिसमें स्मारक को संरक्षित स्मारक के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि मंदिर समिति ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। देखिए, एएसआई द्वारा तुंगनाथ मंदिर को अपने संरक्षण में लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है और साथ ही आपत्तियां भी मांगी गई हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जब पूर्व में एएसआई द्वारा हमारे साथ में पत्राचार किया गया था, तो उसके पश्चात हमने अपनी बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी, व्यापक विचार विमर्श किया था। साथ ही जो स्थानीय हक हकूकधारी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनसे भी बातचीत की थी, लेकिन सभी स्तरों पर इस प्रस्ताव के विरुद्ध असहमति प्रकट की गई और हम शीघ्र ही इस संदर्भ में अपनी असहमति आपत्ति एएसआई को प्रेषित कर देंगे। स्टडी में सामने आया है कि तुंगनाथ मंदिर के अंदर मूर्तियों और छोटे स्ट्रक्चर्स में 10 डिग्री तक का झुकाव देखा गया है। अगर तुंगनाथ मंदिर एएसआई के संरक्षण में आ जाता है, तो सबसे पहले मंदिर में झुकाव और नुकसान के कारण का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। हेमकुंड साहिब यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। ऋषिकेश से रवाना हुआ यात्रियों का पहला जत्था सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग से बर्फ साफ की गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, हेमकुंड साहिब यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। ऋषिकेश से पहला जत्था रवाना हुआ और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। और अब देखिए, 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और साथ ही साथ पैदल मार्ग पर जहां बर्फ दिख रही थी, वो बर्फ भी साफ कर दी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में पहले जत्थे को रवाना किया गया और गोविंद घाट से 273 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश। और देखिए, ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह साथ में मौजूद रहे। 20 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं। उससे पहले तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल उत्तराखंड गुरमीत सिंह ने करीब 2000 तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था ऋषिकेश के इसी गुरुद्वारे से रवाना किया है। आप देख पा रहे हैं कि तमाम श्रद्धालु यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। यानी 20 मई को जब हेमकुंड साहिब धाम के कपाट खुलेंगे, उससे पहले तमाम तैयारियां जिला प्रशासन और तमाम जो गुरुद्वारा कमेटी है उसके माध्यम से की जा रही है। श्रद्धालु है जो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, चंडीगढ़ हो, तमाम राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं। यानी यह पहला पड़ाव ऋषिकेश का ये गुरुद्वारा है। यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उसके बाद में हेमकुंड साहिब धाम के लिए ये रवाना हो जाए। मैं गुरु साहब से अरदास करूँगा कि देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए शांति हो, सर्वत्र दा भला, पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे देश के लिए शांति हो। बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत अच्छा लग रहा है जी, गुरु के दर्शन करने चले हैं जी। परसों कपाट खुलेंगे गुरु साहिब के दरबार के, क्या आस्था आप रखते हैं और किस तरीके से अरदास करेंगे आप? जो यहाँ ले आया ऊपर भी ले जाएगा। मैं तो तौर भी नहीं सकती, बस ऊपर मेरे वर्गे हर एक नु उत्ते मत्था टिकावे बाबा जी। आपकी आंखों में आंसू हैं, ये एक आस्था के हैं या किस तरह से खुशी हो रही है? खुशी हो रही है, आस्था भी है। देखिए, 20 मई से हेमकुंड साहिब यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को ऋषिकेश से रवाना कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया।
साहिब की यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रियों में उत्साह है। ऋषिकेश से तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रवाना कर दिया गया। लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारा से जत्थे को रवाना किया गया। पहले जत्थे में करीब 250 यात्री शामिल हैं। इसी तरीके से उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पंच प्यारों की ये टोली देखिए, ये रवाना यहाँ पर हो रही है। इस वाहन में ये तमाम पंच प्यारे हैं और तमाम श्रद्धालु इनका स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए आज पहला जत्था यहाँ से रवाना हुआ है। आप जा रहे हैं यात्रा पर, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है जी, सतगुरु जी ने बुलाया है, जाएंगे, दर्शन करेंगे। बहुत आनंद में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उत्साह है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने यात्रियों के जत्थों को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने तीर्थ यात्रियों को हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए बधाई दी। गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए कि आज ये शुभ दिन है, इस दिन हमारी ये यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है और ये यात्रा पूरी तरह से बिना किसी विघ्न बाधा के चले, बिना किसी परेशानी के चले आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, जाने वाले हमारे भक्तगण हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं। मैं गुरु ग्रंथ साहब से प्रार्थना करूंगा, गुरु घर में प्रार्थना करूंगा कि सबकी यात्रा सहज हो, सरल हो और बिना किसी परेशानी के, और गुरु महाराज हम सब पर कृपा करें। हेमकुंड साहिब यात्रा पर जाने वाले पहले जत्थे में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के श्रद्धालु शामिल हैं। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने वाले हैं। हेमकुंड यात्रा पैदल मार्ग से तो बर्फ साफ कर दी गई है, बर्फ को काटकर आवाजाही लायक रास्ता तैयार कर दिया गया है। मगर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के आसपास अभी भी कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। हेमकुंड साहिब में बर्फ जमी होने के चलते फिलहाल 60 साल की उम्र वाले यात्रियों को यात्रा पर न जाने की हिदायत दी गई है। प्रशासन का कहना है कि हेमकुंड साहिब में बर्फ पिघलने के बाद ऐसे यात्रियों को यात्रा पर जाने की परमिशन दी जाएगी। एबीपी गंगा के लिए ऋषिकेश से विनोद कुमार के साथ प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 528 आवासों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार गरीबों की जरूरत को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हमारा संकल्प है कि जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करेंगे, यानी कि जो योजनाएं हम प्रारंभ करेंगे उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, यानी कि जो योजनाएं शुरू होंगी वो योजनाएं पूरी होंगी, बीच में कोई योजना नहीं रुकेगी। और कहीं ना कहीं आज जो 528 मकान आज मिले हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि देश के हर गरीब का अपना पक्का घर हो, उसकी पक्की छत उसको मिले। मसूरी के लोगों के लिए पेयजल की किल्लत पिछले कई दशकों से चली आ रही है, मगर उसका समाधान नहीं निकल पा रहा था। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से अब मसूरी में अगले 40 साल तक पानी की किल्लत नहीं होगी और यही वजह है कि मंत्री गणेश जोशी भी बलूनी की मुहिम की तारीफ कर रहे हैं। मसूरी के लोगों के लिए मई का महीना सौगात लेकर आया है। साल 2020 में शुरू की गई यमुना मसूरी पेयजल योजना धरातल पर उतर चुकी है। अब महज कुछ ही दिन का इंतजार बाकी है जब मसूरी के लोगों को कभी भी पानी का संकट नहीं होगा। सामने आप देखेंगे मसूरी शहर है जहां पर जो आबादी है वो दिनों दिन अब बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी पीने के पानी की। और ऐसे में अब जो यमुना नदी है उससे पानी को लिफ्ट कर कर अब एक परियोजना जो यहाँ पर आई है, जिसमें अब मसूरी वासियों को आने वाले दिनों में पेयजल की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा और बहुत जल्द इसकी शुरुआत हो जाएगी। कहा जा रहा है कि इस योजना के शुरू होने से मसूरी में अगले 40 साल तक पानी की किल्लत नहीं होगी। इस योजना को शुरू करवाने में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने काफी कोशिशें की हैं, इसलिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अनिल बलूनी की तारीफ कर रहे हैं। जब वो राज्यसभा के सांसद बने तो मैं उनका एक अभिनंदन कार्यक्रम मसूरी में रखा और मैंने उनसे मांग की
कि बलूनी जी आप हम पर एक कृपा कीजिएगा, मुस्लिम पर कृपा कीजिएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट पीएम से उनका संबंध है। और उन्हें 15 दिन के अंदर इस योजना को स्वीकृत कराकर उसका 10 करोड़ रुपया टोकन मनी तुरंत दे दिया था। बाकी पैसा वहाँ से बाद में आया और आज 144 करोड़ की वो योजना पूरी हो गई है, उसकी टेस्टिंग हो गई है, मसूरी में पानी पहुँच गया है। अनिल बलूनी ने इस योजना के लिए अपनी सांसद निधि से 10 करोड़ रुपए दिए थे। अनिल बलूनी ने कहा है कि राज्य के विकास के लिए जो भी जरूरी होगा वो उसमें कभी पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उसके लिए केंद्र सरकार से भी पूरा सहयोग मिलता रहेगा। इस योजना के लिए जो मसूरी पेयजल योजना है, इसके लिए बहुत लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था। बहुत लंबे समय से इसके लिए भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से आग्रह किया गया था और आज ये पानी वहाँ पहुँचा है। इसके लिए मसूरी के तमाम लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन है, उनको बधाई है। ये पेयजल योजना बहुत तेज़ी के साथ पूरी हुई। तमाम हमारे उत्तराखंड सरकार के जो पेयजल से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनका प्रयास रहा। योजना का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अनिल बलूनी संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ करेंगे। पानी का संकट दूर होगा, इसलिए लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं। बहुत ही सुखद घटना है, खुशी की बात है कि मात्र 5 से 6 सालों में 144 करोड़ की योजना धरातल पे आई। साथ में निवासियों को जो पानी की कमी थी वो पूरी होगी। जितना पानी चाहिए उसके आधा भी पानी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। अगर ये पानी आता है तो निस्संदेह मसूरी के लिए बहुत अच्छा होगा और मसूरी के 30 साल के लिए बहुत अच्छी योजना बन जाएगी। मसूरी शहर में पिछले कुछ साल के भीतर पानी की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है। एक तरफ शहर की आबादी बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर हर साल पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। जाहिर है ये योजना पहाड़ों की रानी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से रवि कैंतुरा के साथ सुनील सोनकर की रिपोर्ट। रुद्रपुर के बाजपुर इलाके में एनआईए टीम की छापेमारी हुई। बताया ये जा रहा है कि लंदन में रहने वाले गुरविंदर सिंह और उसके पिता लखविंदर सिंह के फार्म हाउस पर टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। रुद्रपुर के बाजपुर इलाके में एनआईए की टीम छापेमारी करने पहुंची। लंदन में रहने वाले गुरविंदर सिंह और उसके पिता लखविंदर सिंह का उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में फार्म हाउस है। एनआईए की टीम इसी फार्म हाउस पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि टीम को इनपुट मिला था कि गुरविंदर सिंह और उसके पिता लखविंदर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं। उनका कनेक्शन खालिस्तानी टेरर नेटवर्क से है। हमारे को बाजपुर माने एक रतनपुर गांव है। रतनपुर में एक पिता पुत्र जो है लंदन में रहते हैं, उनके द्वारा जो है उन संदिग्ध मानते हुए उनके गतिविधि, उनका जो प्लेस है, रेसिडेंस है, उनके जगह पे सर्च एंड पूरा लुकआउट वाली कार्रवाई किया जा रहा है। बेसिकली सर्च, तलाशी की अभियान किया जा रहा है। किसी की गिरफ्तारी की ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। केवल उनको एविडेंस के आधार पर कर रहे हैं, इनपुट के आधार पर वो कार्रवाई कर। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम पिछले 2 से 3 दिनों से लोकल पुलिस के संपर्क में थी। हालांकि छापेमारी के दौरान गुरविंदर घर पर मौजूद नहीं था। 2-3 दिन पहले से ही एनआईए ने गोपनीय रूप से हमको साझा किया था कि कुछ संदिग्ध जगहों पे उनको रेड एवं सर्च की कार्रवाई करना है। तो उनको काफ़ी इनपुट्स था। कुछ मतलब वो बोलते हैं ना, एनआईए तो एक ही दिशा में काम करता है, मतलब यूएपीए में, और क्या बोलते हैं, गतिविधियाँ जो होता है ना, देश विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध काम करता है। उनको काफ़ी संदेह कुछ जगहों पे यहाँ पे डाउटफुल था कि कुछ जगहों पर कुछ गतिविधियाँ चल रहा है या फिर उससे संबंधित लोगों के यहाँ पे प्रॉपर्टीज या फिर रहता है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड में 122 ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। रुद्रपुर में हुई छापेमारी के बाद टीम वापस लौट गई है, मगर सबके जहन में सवाल ये है कि आखिरकार बाजपुर के इस फार्म हाउस में क्या चल रहा था। एबीपी गंगा के लिए रुद्रपुर से विकास की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।